वेलकम गाइस, वेलकम टू अकाउंट्स कीरा। यहाँ पे हम लोग क्लास 11 चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ेंगे। मैंने कोशिश किया इसमें जितने भी आपके अकाउंटेंसी में जितने भी बेसिक टर्म्स आते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश किया है। हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन एग्जांपल के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आने वाले चैप्टर्स में आपको इन सब टर्म्स कभी भी आपको जब भी मिलेगा तो आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली अगर आप कहो तो अगर कोई बिजनेस खुलता है, ठीक है ना, यानी कि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के बाद वो क्या करेगा, पैसे से कोई सामान लेगा, कोई सामान खरीदेगा, किसी को बेचेगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके वो क्या करेगा, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और पैसे की लेन देन करेगा। ठीक है ना। तो जो बिजनेस पे आपका ये पैसे की लेन देन हो रही है, इसी को हम नॉर्मली क्या कहेंगे, बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है ना। अगर डेफिनेशन के तौर पे अगर आप देखना चाहो कैसे होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो इसको देखो, डेफिनेशन कुछ इस तरह से कह रहा है। क्या होता है? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब वही जो भी ट्रांजेक्शन आपका कैश से रिलेटेड होता है उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो मतलब क्या हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन एक तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है दैट चेंज इट फाइनेंशियल पोजीशन। तो वो क्या करता है, आपका बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि बिजनेस का जो रेपुटेशन है, बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस है कि नहीं, तो उसको वो क्या करता है, बताता है कि अगर अच्छी तरह से अगर आप बिजनेस में सेल कर रहे हो, आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपका जो कंपनी का जो लेवल होगा वो मार्केट में काफ़ी हाई होगा। मगर ठीक उसी तरह अगर इसका ऑपोजिट रहा तो मार्केट में आपका जो कंपटीटिव वैल्यू रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा लो रहेगी। ठीक है ना। तो इसी को आप कह सकते हो क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन। आगे देखते हैं। इट इज डन बाई टू पार्टीज दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश और क्रेडिट। मतलब होता क्या है कि जब भी कोई भी बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उसका वो एक रिकॉर्ड रखने के लिए वो क्या करता है, सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कर देता है कि नहीं। ऐसा क्यों करता है कि अब आप ही सोचो, एक बिजनेसमैन अपने पूरे पूरे मंथ में, पूरे डे में, पूरे ईयर में कितना आप ट्रांजेक्शन करता होगा। अब उसे सब तो याद नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो वो क्या करता है, जो भी वो ट्रांजेक्शन करता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जिसमें भी आपका कैश रिलेटेड आपका ट्रांजेक्शन आता है, तो वो क्या करता है, उसको अब जल्दी जल्दी अपने अकाउंट्स पे रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे किसी भी तरह का हेरफेर ना हो पाए। ठीक है। और ये जो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो कभी भी आपका कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। ठीक है। तो ये होता है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? अब जैसे आप इवेंट का मतलब आप कहो एक तरफ से क्या, जैसे हम लोग कोई बोलते हैं हम लोग इवेंट में जा रहे हैं, नहीं कोई आप कह सकते हो क्या, कोई एक सेलिब्रेट करना या फिर किसी तरह कोई रिजल्ट आना, किसी तरह कोई आउटकम आना, यानी कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसका कोई आउटकम आपके पास आ रहा है, उसे आप कह सकते हो कि हाँ ये एक इवेंट हुई, घटना जिसे आप हिंदी में कह सकते हो। तो इवेंट क्या होगा आपका अकाउंटेंसी में, कि जो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो आप जो बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस बिजनेस ट्रांजेक्शन से आपकी कंपनी में क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे इवेंट। ठीक है। इवेंट का डेफिनेशन हम देखते हैं, इवेंट किसे कहेंगे। देखिए, एन इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज इवेंट। ठीक है। मतलब क्या हो गया कि आप जो बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो भी रिजल्ट है, उसी को आप क्या कहोगे, इवेंट कहोगे। ठीक है। अब देखो इसको एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं कि कैसे आप इसको अच्छी तरह समझो। देखिए, लिखा है, फर्स्ट एग्जांपल है आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब क्या, आपने एक ट्रांजेक्शन किया, ठीक है ना। इस अच्छी तरह से एग्जांपल हम समझाते हैं। देखिए, बोला है आपको क्या, प्रॉफिट और लॉस। आप सपोज कर लो आप ये हो, ठीक है, ये है आपका बिजनेस। ठीक है। अब सपोज करो बिजनेस ने क्या किया, इस आदमी को सेल किया, कितना, 50,000 का। ठीक है। इसको इसने सेल किया 50,000 का। अब क्या होगा, अब बल्कि जो इसने गुड सेल किया है उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट थी, एट कॉस्ट, यानी कि जो बिजनेस ने सेल किया उसकी कॉस्ट थी, सपोज कर लेते हैं हम 30,000। मतलब क्या, गुड का कॉस्ट था 30,000, उसने बेचा कितने में, 50,000 में। दैट मीन्स उसने ज़्यादा में बेचा,
है कि नहीं। तो अब वो कंपनी बिजनेसमैन क्या करेगा, वो इसको चेक करेगा कि उसने कितना का प्रॉफिट या लॉस कमाया। तो उसके लिए वो क्या करेगा, जितना भी आपका कॉस्ट का वैल्यू था उससे उसने जितना भी सेल किया उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेगा, उससे उसे पता चल जाएगा। तो हमने देखा कि हमने सेल्स ज़्यादा किया है, यानी कॉस्ट जो था यानी अमाउंट में हमने ज़्यादा सेल्स किया है, तो बेस्ट मीन्स हमारा क्या हो गया, 20,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं। तो अब देखो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया, ये जो मैंने ट्रांजैक्शन किया, इस ट्रांजैक्शन के बाद ये 20,000 जो हमारा प्रॉफिट आया, इसका कैलकुलेशन करना ही आपका क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह आप बहुत और भी एग्जांपल ले सकते हो, कैश बैलेंस चेक करना, यानी कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया उस ट्रांजैक्शन के बाद आपका कितना कैश बैलेंस बच गया उसका कैलकुलेशन करना। फिर कैपिटल ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, यानी पूरे साल ट्रांजैक्शन करने के बाद आपकी कंपनी का जो कैपिटल है वो कितना है, ज़्यादा है या कम हो गया, है ना। तो ये सब कैलकुलेशन करना ही आपका क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इवेंट अच्छी तरह से समझ आया हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है, अकाउंट को अच्छी तरह समझते हैं। अकाउंट एक तरफ से क्या होता है, एक तरह का लेजर होता है, ठीक है ना। लेजर मतलब कैसा, अब देखो आपने ट्रांजैक्शन किया, बिजनेस ट्रांजैक्शन किया, तो अब हर ट्रांजैक्शन को आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में तो लिखोगे जिससे आपको एक पता चले, है कि नहीं। क्योंकि देखो अब ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे हो रहे हैं, है कि नहीं। अब ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, है कि नहीं, कि आप कहाँ कहाँ कौन सा चीज़ कहाँ पे जाएगा, कौन सा चीज़ कहाँ नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक थिंग के लिए या फिर स्पेसिफाइड चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अकाउंट में हम क्या करते हैं, रिलेटिंग टू दिस प्रोडक्ट हम उसी का खाली एंट्री करते हैं। अब जैसे सपोज कर लो, एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कैश है, अब जितना भी ट्रांजैक्शन आप कैश से कर रहे हो आप सारा उसको किस में ढालोगे, कैश के अकाउंट में ढालोगे, है कि नहीं। क्योंकि आपका जो कैश बैलेंस है उसमें कितनी कटौती हो रही है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है, इसको आप उसी से चेक करोगे। ठीक है, तो अकाउंट क्या होता है, इसको हम डेफिनेशन के तौर पे अच्छी तरह से समझते हैं। ये देखिए अकाउंट किसे कहेंगे, एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, जो आपका अकाउंट होता है उसको हम इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, इस तरह समराइज्ड वे में लिखते हैं कि जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल पाए। ठीक है ना, ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। मतलब क्या, वो क्या करता है, हर एक पर्सन से, यानी कि क्या होगा, अगर सपोज करो एक प्रोडक्ट है, वो क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट को 10 आदमी को बेच रहा है, तो हर एक इंसान से वो कितना का बेचा, कितना बेचा, है कि नहीं, गुड्स को, तो वो हर एक ट्रांजैक्शन क्या करेगा, स्पेसिफाई रिकॉर्ड करके रखेगा। ठीक है ना, तो ये खासियत होता है आपके अकाउंट का। तो अकाउंट क्या करता है, हर एक चीज को एकदम समराइज्ड फॉर्म में अच्छी तरह से उतार के सबको क्लियरली दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं अकाउंट कैसा होता है अकाउंट। तो ये मैंने एक फॉर्मेट बना है, इस तरह का आपका एक अकाउंट का फॉर्मेट बनता है। ठीक है ना, ये जैसे कैश अकाउंट है, जो कैश का आपका लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना, वो कहलाता है डेबिट साइड। ठीक है, जिसे हम DR से डिनोट करते हैं। और जो आपका होता है राइट साइड, उसे हम कहते हैं क्रेडिट साइड, जिसे हम CR से डिनोट करते हैं। तो आपका जो भी आप आगे चल के अच्छी तरह से पढ़ोगे अकाउंट में कौन सी चीज़, कौन सा अमाउंट कहाँ जाता है, कौन सा कहीं जाता है, तो ये सब आप आगे चलोगे। अभी हमें सिर्फ डेफिनेशन देखना था कि अकाउंट होता कैसा है, किसे कहते हैं और कैसा उसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अकाउंट अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग किसे कहोगे। अब देखो यहाँ पे वो पेंटिंग वाला ड्राइंग की बात नहीं करें, यहाँ पे अकाउंट्स के टर्म्स पे कह रहे हैं कि ड्राइंग किसे कहते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि ड्राइंग किसे कहोगे, तो आप नॉर्मल में कहो कि क्या, एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस में कुछ पैसे लगाता है, ठीक है, जिससे क्या हो, बिजनेस चले, है कि नहीं। बिजनेस जो भी चलेगा तो पैसे से चलेगा। बट अब उसे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आ गई, तो अब वो क्या करता है, अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लेता है, यानी कि विड्रॉ करता है। ठीक है ना, तो उसको वो क्या करता है, विड्रॉ करता है। तो जितना अमाउंट वो विड्रॉ करता है उसे ही हम कहते हैं क्या, ड्राइंग। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। देखो जैसे सपोज कर लो, ये है आपका बिजनेसमैन। ठीक है, ये हो गया आपका बिजनेसमैन और ये है आपका बिजनेस। ठीक है, अब सपोज करो उसने यहाँ पे पैसे डाले थे, ठीक है ना, इसने यहाँ पे डिपॉजिट किए थे, जब बिजनेस वो स्टार्ट करा तो उसने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, लेट सपोज 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसे आगे अर्जेंट काम, तो अब ये क्या करेगा, बिजनेस से कुछ अमाउंट वापस ले लेगा, यानी कि एक तरफ से क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा। ठीक है, विदड्रॉ कर लिया, लेट सपोज कितना, 50,000 रुपीज।
ठीक है ना। तो अब ये जो विड्रॉ का अमाउंट है ना, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है ड्राइंग। समझ में आया, यही होता है आपका ड्राइंग। ठीक है, इसे डेफिनेशन के रूप से और अच्छी तरह से देखते हैं कि डेफिनेशन में आप किस तरह से ड्राइंग को डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए क्या होता है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है ना, मतलब क्या, बिजनेस का पैसा से जो बिजनेस का ऑनर होता है वो अगर कोई भी अमाउंट को यूज करता है फॉर पर्सनल यूज या फिर प्राइवेट यूज, ठीक है ना, बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है, वो किसके लिए यूज कर रहा है, अपने लिए यूज कर रहा है, अपने कोई पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ड्राइंग। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना हमेशा, क्योंकि अब जो पैसा है वो निकल कहां से रहा है, बिजनेस से निकल रहा है। अब बिजनेस का पैसा किसे कहते हैं, कैपिटल को कहते हैं। तो अब क्या होता है, जब भी आप ड्राइंग करते हो ना, तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो कैपिटल का अमाउंट होता है उसमें से हम हमेशा ड्राइंग को लेस करते हैं। इसलिए जो आपका एक फॉर्मूला बन के आता है यहाँ पे, ये होता है क्या, ड्राइंग माइनस कैपिटल। मतलब क्या, कैपिटल में कटौती हो गई, क्यों, क्योंकि बिजनेस के ऑनर ने क्या कर लिया, ड्राइंग कर लिया, यानी कि उसने पैसे निकाल लिए बिजनेस से, तो आपका कैपिटल का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल, कि अब कैपिटल क्या होता है। अब देखो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब क्या, जब कोई बिजनेसमैन क्या कर रहा है, कोई बिजनेसमैन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है एक अपने बिजनेस को, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो कुछ पैसे इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि नहीं, अब कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो उसके लिए आपको कोई फर्नीचर होना चाहिए, कोई भी इक्विपमेंट होना चाहिए, कोई से आप इंप्लॉयज हायर करोगे, आप कोई बिल्डिंग लोगे, तो ये सब कहाँ से आएंगे, इसके लिए लगेगा पैसा, है कि नहीं। तो पैसा जब क्या करता है, कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, उसे ही हम कहते हैं क्या, कैपिटल। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं किस तरह से आप डिफाइन करोगे कैपिटल को। तो देखो क्या बोला है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, ये आपका ऐसा पैसा है जो बिजनेसमैन ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, किस पे, बिजनेस पे। ठीक है ना, यानी बिजनेस को रन करने के लिए। आगे, अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट, यानी कि जो बिजनेसमैन जो लेके आ रहा है, ठीक है, जो कैपिटल लेके आ रहा है, वो कैपिटल आपके किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, बस उसका वर्थ होना चाहिए कि वो उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सको। आइदर वो कैश ही हो सकता है, आइदर वो कोई भी तरह का गुड्स हो सकता है जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सको, या फिर आइदर आपका वो क्या हो सकता है, कि एसेट हो सकता है। एसेट क्या होता है उसे हम आगे अच्छे नेक्स्ट टॉपिक में अभी अच्छी तरह से डिटेल करेंगे। इन सब फॉर्म में वो क्या करता है, अपने कैपिटल को लेके आ सकता है। कौन कौन से फॉर्म बोला मैंने बोला कैश, गुड्स और एसेट्स, ठीक है ना, इन फॉर्म में वो अपना कैपिटल को लेके आता है। आगे देखते हैं, इट इज द अमाउंट विथ द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विस और एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। मतलब क्या, कि ये ऐसा अमाउंट होता है जिसके हेल्प से बिजनेसमैन क्या करता है, अपना कोई भी गुड्स या फिर बिजनेस में आने वाले कोई भी गुड्स को खरीदने का यूज करता है, गुड्स को खरीदने में यूज करता है। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं कैपिटल। तो क्या हुआ कैपिटल, कैपिटल हुआ बिजनेसमैन के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा बिजनेस में, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। ठीक है, अब जो कैपिटल होते हैं ना उसके बहुत सारे नाम होते हैं, जिसे हम उसे कहते हैं क्या, उसे हम ऑनर्स इक्विटी भी के नाम से जानते हैं, नेट वर्थ के नाम से जानते हैं और नेट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, कैपिटल अगर निकालना है आपको तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है ना, अब ये एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये हम अभी आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या से हम एसेट कैसे किसे बोलेंगे और लायबिलिटी किसे बोलेंगे और किस तरह से हम कैपिटल को अमाउंट फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लायबिलिटी। ठीक है ना, देखो लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है, पहले समझो अच्छे तरह से। लायबिलिटी होता है एक तरफ से क्या, उधार। अब आप हमेशा अपने लाइफ में आपने भी कभी ना कभी किसी से उधार तो लिया ही होगा, ठीक है ना, तो एक तरफ से जो उधार लिया हुआ कोई भी पैसा होता है, कोई भी अमाउंट होता है जो आपको कभी ना कभी आपको लौटाना है, तो वो आप में क्या होता है, एक तरह का लायबिलिटी बनता है, यानी कि हिंदी में जिसे हम कर्ज कहते हैं। मतलब लेट सपोज कर लो क्या, आपने अपने दोस्त से पैसे लिए, अब वो पैसे आपको कभी ना कभी तो लौटाने पड़ेंगे, तो एक तरफ से वो जो पैसे हैं आप में क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। क्यों, क्योंकि आपको उस पैसे को अपने फ्रेंड को कभी ना कभी रिटर्न करना ही है कि नहीं, तो उसे हम कहेंगे लायबिलिटी। ठीक है, डेफिनेशन देखते क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। मतलब क्या, ये एक ऐसा अमाउंट होता है जिसे बिजनेस क्या करता है, उधार में लेता है किसी बाहर वाले इंसान से।
ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लाइबिलिटी। ठीक है ना। अब इसमें देखो एक चीज और बताया गया है, एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओड टू प्रोप्राइटर। ठीक है ना, मतलब क्या कि बिजनेस क्या करेगी, कभी भी आपको बिजनेस क्या करेगी, कभी भी ओनर से या फिर बिजनेस से किसी पर्सन से लिया गया पैसा को कभी लाइबिलिटी नहीं मानेगी। ठीक है ना, मतलब लाइबिलिटी मानेगी, मैं उसे लाइबिलिटी कैटेगरी में नहीं रखी हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है ना, यानी कैपिटल जो हमने अभी नेक्स्ट पहले पढ़ा उसी को कहते हैं क्या, लाइबिलिटी। क्यों, बिकॉज देखो क्या होता है, जो बिजनेसमैन आपका है उसने क्या किया है, उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस को। तो अब एक तरफ से आप कह सकते हो क्या कि जो बिजनेसमैन था उसने पैसा उधार दिया किसको, बिजनेस को। तो अब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैसा का अच्छी तरह से यूज करके उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करके वापस बिजनेसमैन को दे, है कि नहीं। तो यानी कि बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो कैपिटल है हमारा वो एक तरफ से लाइबिलिटी होती है, किसके लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए नहीं। ठीक है ना। देखो तो कैसे निकालते हैं, लाइबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है आपका क्या, एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है ना, मतलब कि अब लाइबिलिटी आपको निकालना है तो एसेट्स माइनस कैपिटल करना पड़ेगा, तो आपका लाइबिलिटी का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो लाइबिलिटी होते हैं ना उसके दो टाइप्स होते हैं। कैसे, देखो पहला को हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरे को कहते हैं हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, देखो नाम से समझो। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब क्या, अंदर से लिया गया पैसा। अब किसके अंदर से, तो बिजनेस के अंदर में जो लोग हैं, बिजनेस जिनको जानता है उनसे लिया गया पैसा। ठीक है ना, जैसे आपका कोई बिजनेस ओनर, जैसे आपका बिजनेस ओनर ही हो गया, ठीक है ना, कोई मैनेजमेंट का बंदा हो गया या फिर कोई एम्प्लॉय हो गया, तो किसी तरह भी बिजनेस के अंदर से लिया गया पैसा क्या कहलाएगा, इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगा। और ठीक उसका अपोजिट एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब क्या हुआ, बाहर के लोगों से, यानी बिजनेस के बाहर के लोगों से लिया गया पैसा। अब वो कोई भी इंसान हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, किसी से भी लिया जा सकता है। ठीक है ना, वो पैसा। तो देखो डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो ऑल द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ द बिजनेस, मतलब क्या, कोई भी पैसा जो बिजनेस को क्या करना है, बिजनेस के अंदर रहने वाले लोगों को देना है। ठीक है ना, लेट्स सपोज क्या, प्रोप्राइटर यानी कि ओनर को ही देना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक उसी तरह ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे द आउटसाइडर, यानी कि बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बाहर के लोगों को पैसा देना पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को मिलाकर, ठीक है ना, इन दोनों, अब हम कभी भी देखो, अभी भी हम आगे पढ़ेंगे तो हम नहीं कहेंगे कि ये इंटरनल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। अकाउंटेंसी के टर्म में आपके जो लाइबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं वो होते हैं करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या निकलता है, आपका दो फर्दर टाइप निकलते हैं जिसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। अब क्या होता है आपका करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, अभी देखते हैं। ठीक है, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी क्या होता है, करंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर से विद इन 1 ईयर। मतलब क्या, अब करंट लाइबिलिटी मतलब आपने तो पैसा लिया है तभी ये लाइबिलिटी कहला रहा है, मगर क्या होता है, अगर जो पैसा आपने लिया है, यानी कि बिजनेस ने जो पैसा लिया है, वो बिजनेस क्या करे, अगर उसी पैसा को 1 साल के अंदर अंदर पेड कर देती है, तो वो उसके लिए क्या बनती है, वो उसके लिए बनती है करंट लाइबिलिटी। मतलब उसके लिए वो कहलाएगी करंट लाइबिलिटी। अब जैसे कि अब करंट लाइबिलिटी का अगर आप उदाहरण देखो तो जैसे क्या होगा, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो बैंक क्रेडिटर कौन हो गया, जिसने सपोज कर लो क्या, बैंक जो जिसने जैसे बिजनेस ने क्या किया है, किसी इंसान से पैसा लिया है, तो वो इंसान क्रेडिटर कहलाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, आपने बैंक से कुछ ज़्यादा ही, जितना आपका अमाउंट था बैंक में उससे ज़्यादा आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बिल पेबल मतलब आपने किसी से उधार में सामान खरीदा तो उसके लिए बिल पेंडिंग है, उसको पेड करना है, तो वो आपका क्या हो गया, बिल पेबल यानी कि आपका लाइबिलिटी हो गया। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो, करंट लाइबिलिटी आप किसे कहोगे, कि ऐसे पैसे जिसे आप क्या करोगे, विद इन 1 ईयर पेड कर दोगे। ठीक है ना, उसे आप क्या कहोगे, करंट लाइबिलिटी कहोगे। ठीक उसी का अपोजिट होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। मतलब क्या, अब ऐसे पैसे जिसे आप 1 साल के अंदर पेड नहीं कर पाओगे, उसे आपको बहुत साल लगेंगे, मतलब 1 साल 2 साल, सॉरी 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे लाइबिलिटी को आप क्या कहोगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है ना, जैसे देखो डेफिनेशन लिखा गया है, नॉन करंट लाइबिलिटी आर दोस लाइबिलिटी विच आर टू बी पेड आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन और मोर देन 1 ईयर।
ठीक है ना। यानी कि ऐसे पैसे जिसे आप क्या करोगे एक साल के बाद, एक साल से ज़्यादा या फिर उसके बाद आप पेड करोगे, तो उसे आप कहोगे नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है ना। अब एग्जांपल देखो, लॉन्ग टर्म लोन यानी कि कुछ सालों के लिए लिया गया लोन, जैसे 5 साल 6 साल के लिए लिया गया लोन, उसे जब आप पेड करोगे तो आपके लिए लायबिलिटी बनेगी, वो है कि नहीं। डिवेंचर ये एक तरह का शेयर का टाइप जैसा होता है, इसमें ओनर इक्विटी आ जाती है। आपको एक अलग चैप्टर ही आपको मिलेगा क्लास 12th में, उसके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका लायबिलिटी का केस। ठीक है ना। लायबिलिटी क्या होता है? उधार में लिया गया पैसा। ठीक है ना। इसके दो टाइप होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल कहते हैं अंदर से लिया गया पैसा, एक्सटर्नल कहते हैं बाहर से लिया गया पैसा, और इन दोनों को मिला के बनता है करेंट और नॉन करेंट। करेंट होता है जिसे आप एक साल के अंदर पेड करोगे, नॉन करेंट होता है जिसे आप एक साल से ज़्यादा के बाद पेड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा एसेट्स। ठीक है ना। अब देखो ये तीन जो हमारे बेसिकली हम निकाल रहे थे, जब हम कैपिटल का बात कर रहे थे, तो इन तीनों में हम क्या कर रहे थे, एक दूसरे का फॉर्मूला लिख रहे थे, जिसमें हम कैपिटल निकालना है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर रहे थे, लायबिलिटी करना है तो कैपिटल माइनस एसेट कर रहे थे। तो आप एसेट जब आप पढ़ लोगे तो आपका ये तीनों को आप एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे। अब देखो एसेट, एसेट क्या होता है? एसेट आप कह सकते हो क्या, एक तरफ से बिजनेस की प्रॉपर्टी, यानी कि बिजनेस की जितनी प्रॉपर्टी रहेगी वो उसके लिए उसकी एसेट कहलाएगी, है कि नहीं। जैसे अब आपको सब आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आपका जो घर है, आपके लिए वो एसेट कहलाएगा आपके लिए, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह बिजनेस की जितनी प्रॉपर्टी रहेगी, बिजनेस का जो भी सामान है, बिजनेस का जो भी बिल्डिंग्स है, जितनी भी चीज बिजनेस के अंडर पे है, वो सब बिजनेस की क्या है, प्रॉपर्टी है, और उसे ही बिजनेस क्या कहेगा, अपना एसेट कहेगा। ठीक है, इसे डेफिनेशन में अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, it refers to the property owned by entity or a business, in other words anything which can enable the firm to get economic benefit in the future is termed to be an asset। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि एक तरफ से आप क्या कह सकते हो एसेट को, जैसे मैंने बताया कि आप एसेट को प्रॉपर्टी कह सकते हो जो बिजनेस ने अपने पास रखा है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि बिजनेस के पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर सकता है, वो प्रॉपर्टी बिजनेस को इन नियर फ्यूचर क्या कर सकती है, कैश की बेनिफिट दे सकती है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है ना। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द कैश, यानी जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। अब जैसे सपोज कर लो बिजनेस के पास एक मशीन है, ठीक ना, उसने मशीन का यूज़ किया, अब मशीन 4 साल के बाद खराब हो गई, तो अब उसने क्या किया, वो तो उसका एसेट था, मगर उसने क्या किया, 4 साल के बाद उस मशीन को क्या किया, बेच दिया, है कि नहीं। तो अब मशीन को उसने जब बेचा, तो मशीन को जब उसने बेचा तो उसके बदले उसे क्या मिला, पैसा मिला, तो ठीक है ना। तो क्या हो गया, आपका एसेट जब आपने बेचा उसके बदले में आपको क्या मिल गया, पैसे मिल गए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एसेट। ठीक है ना। तो एक तरफ से वही कहलाता है आपका एसेट, क्या, आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी, जिसे आप क्या करोगे, इन नियर फ्यूचर आप उसे कैश में कन्वर्ट करोगे तो आपको उससे कैश मिल जाएगा। ठीक है ना। अब जो एसेट होता है उसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है ना। कौन से, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। ये दो तो आपने अभी लायबिलिटी में पढ़ा, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। ये एक नया है, फिक्टिशियस एसेट। ठीक है ना। तो इनको हम 1 बाय 1 अच्छी तरह से देखते हैं कि क्या होता है आपका करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। पहला देखते हैं, पहला है आपका क्या, करेंट एसेट। अब करंट एसेट क्या होता है, ठीक है ना, समझो। जैसे आपका करंट लायबिलिटी था वैसे ये आपका करंट एसेट भी है। करंट लायबिलिटी क्या था कि जिसे आप 1 साल के अंदर पेड कर दोगे। अब ये इसमें क्या है, करंट एसेट मतलब क्या, ऐसे एसेट जिसे आप क्या करो, 1 साल के अंदर उसे कैश में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है ना। मतलब आपको कैश की जरूरत होगी तो उसके आप क्या करोगे, 1 साल के अंदर उसे कैश में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है ना। तो डेफिनेशन देखते हैं किस तरह से। Current assets are those assets which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year known as current asset। ठीक है ना। मतलब आपका ऐसे एसेट जिसे बिजनेस चाहती है कि वो उसे क्या करे, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दे, जिससे क्या हो सके, उसे कैश की बेनिफिट हो सके या फिर कैश की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ठीक है ना। जैसे क्या, आपको एग्जांपल देखो तो आपको मिलता है क्या, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। अब डेटर क्या होता है, मतलब जिसने हमसे यानी बिजनेस से क्या किया, उधार में पैसे लिए हैं, तो अब वो कभी ना कभी तो पैसे देगा, है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं 4-5 साल के बाद देगा, 5-6 महीने में देगा, 2-3 महीने में दे देगा, तो वो क्या कहता है, आपका करंट एसेट कहलाता है। उसी तरह स्टॉक, अब मतलब समझ लो क्या, अब आपने क्या किया, आपको एक गुड्स में सेल कर रहे हो तो आपने उसके एक स्टॉक बना के रखा हुआ है, तो आप उसे नियर फ्यूचर तो बेचोगे, कभी तो हमेशा के लिए तो रखोगे नहीं, है कि नहीं। तो फिर क्या होगा, कभी जब भी आप बेचोगे तो उसके बदले में आपको कैश मिल जाएगा, तो वो भी आपको कैश दे दे रहा है नियर फ्यूचर में। बिल रिसीवेबल, आपने किसी को उधार में सामान बेचा तो उसके बदले आपने बिल बनाया, अब बिल बनाया तो उसके बिहाफ में आपको पैसा मिलेगा कुछ समय के बाद, तो वो भी आपका क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। ठीक है। तो करंट एसेट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा पैसा
सॉरी ऐसा एसेट जिसे आप क्या करोगे विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका करंट एसेट। अगला देखते हैं, अगला था हमारा क्या, नन करंट एसेट। तो नन करंट एसेट देखते हैं। देखिए नन करंट एसेट, अब नन करंट एसेट क्या है? नन करंट एसेट्स आर रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस। मतलब क्या, करंट एसेट का ऑपोजिट। अब इसमें क्या है कि बिजनेस चाहती है कि कोई भी एसेट यानी उसका जो भी एसेट रहेगा उसे वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करे, ठीक है ना, उसे कंटिन्यू बिजनेस में यूज करेगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज एंड नॉट मेंट फॉर सेल। यानी कि क्या, वो इसका मकसद क्या रहेगा उस बिजनेस उस एसेट को रखने का, उससे वो क्या करे, कोई भी अपना प्रोडक्शन करे या फिर किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है ना, किसको, बिजनेस को, जिसको बेचने के मकसद से तो बिल्कुल नहीं खरीदा जाता है बिजनेस में, ठीक है ना। तो उस टाइप के एसेट को आप क्या कहोगे, नन करेंट एसेट कहोगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या होगा, नन करेंट एसेट ऐसे एसेट जिसे बिजनेस यूज करना चाहती है और बेचने के मकसद से उसे नहीं खरीदती है, ठीक है ना। इन केस हो सकता है कि उसमें कोई गड़बड़ी हो तो बेचना पड़ जाए, वो अलग बात होता है, मगर इन नियर फ्यूचर यानी कि 1 साल के अंदर तो नहीं ही बेचेगी, ठीक है ना। अगर बेचना ही पड़ा तो उसे 4-5 साल के बाद ही बेचेगी, 1 साल के अंदर नहीं बेचेगी। वैसे एसेट्स को आप क्या कहोगे, नन करेंट एसेट कहोगे, ठीक है। अब जो नन करेंट एसेट होते हैं इनके 2 टाइप आ जाते हैं, ठीक है ना। कैसा, पहला होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट आप किसे कहोगे, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो टेंजिबल। तो मतलब क्या, ऐसे एसेट जिसे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे एसेट को आप क्या कहोगे, टेंजिबल एसेट कहोगे। और इनटेंजिबल एसेट जिसे हम नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते हैं, ना ही उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे क्या, लैंड और बिल्डिंग। अब लैंड को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, है कि नहीं, ठीक। उसे प्लांट एंड मशीनरी, यानी कोई एक प्लांट है, कोई एक मशीन है, तो उसे भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो। मगर वही अगर बात करें इंटेंजिबल एसेट की, तो गुडविल। अब गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन, है कि नहीं। अब मार्केट में किसी बिजनेस की कैसी रेपुटेशन है वो तो उसको हम कभी नहीं देख पाएंगे, खाली हम समझते हैं कि हाँ भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिट कमाता है, खाली सुन सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, है कि नहीं, ठीक। उसी ट्रेडमार्क आप देखते हो, कोई भी ना कोई हर बिजनेस का अपना अपना एक ट्रेडमार्क होता है, लोगो जिसे कहते हैं, तो एक तरफ से उसे हम देख सकते हैं, उसे महसूस सुन नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसे भी आप उसमें किस में डालते हो, इंटेंजिबल एसेट में डालते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, करेंट, नन करेंट एसेट। अगला जो हमारा लास्ट बचा था एसेट की कैटेगरी में टाइप्स के, वो था हमारा क्या, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है ना। अब ये आपका करंट और नन करेंट से डिफरेंट होता है, ठीक है ना। कैसे, मैं भी समझाता हूँ। देखिए, fictitious assets are those assets which are neither tangible और intangible asset। मतलब क्या बताया मैंने कि अब देखो fictitious assets जो है वो तो ना ही tangible asset के कैटेगरी में आ रहे हैं, ना ही intangible asset के कैटेगरी में आ रहे हैं, है कि नहीं। they are that losses which are not written off in the year in which they incurred। मतलब क्या, एक्चुअली में ये एसेट होते ही नहीं है, ये क्या होते हैं, ये एक तरह का लॉस होते हैं जो क्या होता है, बिजनेस इनकर्ड करती है। इनकर्ड मतलब क्या, उसे उठाती है, मगर क्या करती है बिजनेस, उसे क्या करती है, देखो, दे इनकर्ड बट इन मोर देन 1 ईयर। मतलब बिजनेस उसे क्या करती है, उसे 1 साल में ही नहीं दिखाती कि मेरा 1 साल में इतना लॉस हो गया, वो क्या करती है, उस लॉस को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के हर 1 साल में दिखाती है। जैसे क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छी तरह से। देखो, यहाँ पे मैंने बिजनेस बनाया, ये देखो एक बिजनेस है, इसने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया एक प्रोडक्ट का जिसकी कॉस्ट उसे कितनी पड़ी, उसे पड़ी 4 लाख रुपीज़, ठीक है। 4 लाख में उसने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट कराया। अब एडवर्टाइजमेंट कराया तो मतलब उसे एक ही बार में 4 लाख देने पड़ गए, बिजनेस को लॉस हो गया, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट बिका भी नहीं, उसका पैसा उसे मिला भी नहीं, तो उसने क्या दिखाया, लॉस दिखाया। मगर अब क्या करेगी बिजनेस, एक ही साल में 4 लाख को नहीं दिखाएगी कि उसका लॉस हो गया, वो क्या करेगी, अब इस 4 लाख को इक्वल अमाउंट में कुछ ईयर में क्या करेगी, कन्वर्ट कर दे, बांट देगी। अब लेट सपोज करो कि जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसे फर्स्ट ईयर में कितना देगा, 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि 1 ईयर में जो उसने 1 लाख रुपीज दिया तो उसने रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब उसने दिखाया कि इस साल में मेरा 1 लाख रुपीज हुआ। अब मगर देखो एक्चुअली में कॉस्ट कितना था, 4 लाख, और पहला साल में उसने कितना दिखाया, 1 लाख, तो अब डिफरेंस कितना बचा, 4 - 1 यानी कि 3, यानी 3 लैक्स का उसका अभी भी अनपेड हो गया। तो वो क्या करेगा, 3 लैक्स को अगले ईयर में डाल देगा, कि मतलब ये जो लॉस होंगे मेरे अगले आने सालों में लॉस में उस पर ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो 3 लाख का अमाउंट होता है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, जो कि होता है हमारा लॉस, जिसे क्या करेगी बिजनेस आने वाले सालों में उसे इनकर्ड करेगी,
ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअली में लॉस होते हैं, जो आपका वन टाइम में क्या होता है, बिजनेस को लॉस होता है, बिजनेस उसे एक साथ ना दिखाकर कैरी फॉरवर्ड कर देती है कुछ ईयर्स में, ठीक है ना। यानी कि अपने जितने भी लॉस होते हैं उसको कुछ पार्ट में बांट के हर एक साल में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, ठीक है ना। अभी एक्चुअली लॉस रहता है तो इसे हम एसेट साइड में इसलिए दिखाते हैं कि हम, ताकि उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसे लॉस साइड में दिखा सके, ठीक है ना। तो ये आप आगे धीरे धीरे जैसे आपका अकाउंट्स में आप करोगे, आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे, तो आप इसे क्या करोगे, अच्छी तरह से और ज़्यादा समझ जाओगे। तो आज हमने बेसिकली 10 टॉपिक्स पढ़े हैं। हम आने वाले ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, इसमें आने वाले और 1-2 पार्ट होंगे जिसमें हम क्या करें, बाकी जितने बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स हैं उन सारे को हम और कवर करेंगे और अच्छी तरह से हम समझेंगे। जब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। बाय बाय।